जय हिंद साथियों। 21 जनवरी 2023 का सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 जारी किया गया। इसमें विश्व स्तर पर मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान मिला है? व्हाट इज द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी ग्लोबली इन ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023? तो दोस्तों, इसमें जो मुकेश अंबानी को रैंक मिला है, तो मुकेश अंबानी दूसरे रैंक पर हैं, दूसरे स्थान पर हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये रिलायंस के अभी प्रेजेंट में सीईओ हैं और ये है मुकेश अंबानी। दोस्तों, इन्होंने, मैं आपको बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला और गूगल के सुंदर पिचाई को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, अभी अगर बात किया जाए कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, तो ये है सत्य नडेला और गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। इन्होंने इन दोनों को पछाड़ते हुए ब्रांड गार्जियनशिप 2023 में भारतीयों के बीच में नंबर 1 और पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं। अब सवाल ये उठता है कि ब्रांड गार्जियनशिप में सबसे पहले स्थान पर कौन है? तो ये नाम आता है एनवीडिया के सीईओ, इनका नाम है जेनसेन हुआंग। ये सबसे पहले स्थान पर है। पिछले साल शीर्ष पर माइक्रोसॉफ्ट के कौन थे? सत्य नडेला थे, जो इस साल तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि चौथे स्थान पर कौन है, तो एडोब के सीईओ हैं शांतनु नारायण, जो कि भारतीय मूल के हैं। क्लियर है? याद रहेगा आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रहने चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं 21 जनवरी 2023 के डेली करंट अफेयर्स और आज मुझे 419 दिन हो गए आपको लगातार डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हुए। ये क्लास पूरी तरीके से बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में ये क्लास चलाई जाती है। आपको आखिरी में डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलता है, स्पेशल स्टैटिक जीके मिलता है। ये है करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास, जो भारत के सभी एग्जाम्स के लिए, भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मात्र 25 से 30 मिनट की मैं क्लास लेता हूं, जो आपकी 1.5 से 2 घंटे के बराबर होती है और लगभग आपको 200 से 300 जानकारी मिल जाती है। दोस्तों, मेहनत कभी मत छोड़िए, क्योंकि मेहनत, हार्ड वर्क ही वो चाबी है, वो की है जिससे सफलता का ताला खुलता है। दोस्तों, अभी हाल ही में मैं बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू देखता रहता हूँ, उनको सुनता रहता हूँ। तो अगर अगर पूछें आप, तो सबसे बड़ा जो चाबी है वो मेहनत है। वो मेहनत करना कभी नहीं छोड़ते, चाहे जितनी ऊंचाइयों में पहुंच जाएं। आपको क्या लगता है कि आप सिलेक्ट होने के बाद आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी? तो आप भ्रम में हैं। जिंदगी हमेशा आसान होती है और कठिन भी होती है, सोच पे निर्भर करता है। इसलिए बस अपने कर्म पे फोकस करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला, इसका नाम है फितूर 2023। तो फिटूर 2023 जो है, ये कहां पर शुरू हुआ है? तो फिटूर जो है 2023 स्पेन में स्टार्ट हुआ है। स्पेन में मैड्रिड में स्टार्ट हुआ है अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों, इसमें राजस्थान का पर्यटन विभाग जो है, उसका जो प्रतिनिधि मंडल है, वो यहां पर पार्टिसिपेट कर रहा है। 18 जनवरी 2023 को स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान पर्यटन विभाग जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मेला 18 से लेके 22 जनवरी तक चलेगा। कब तक चलेगा? 18 से लेके 22 जनवरी तक इस मेले का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, यह मेला राजस्थान के टूरिज्म के क्षेत्र में पूरी दुनिया में ख्याति प्रदान करेगा, उसे एक नई पहचान देगा। दोस्तों, 2022 के जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, उसे भी मैं आपको यहां पर रिवाइज करा देता हूं। एग्जाम में आपका यहां से भी एक नंबर पक्का है। सबसे पहले है ईशान मंथन महोत्सव। तो ये कहां पर हुआ है? 2022 में न्यू दिल्ली में हुआ। गणगौर पर्व मैंने पहले भी पढ़ाया था, राजस्थान में हुआ है 2022 में। भारत भाग्य विधाता महोत्सव 2022, ये कहां पर हुआ है? लाल किले में हुआ है, दिल्ली में। चलिए, अगला प्रश्न है ईवाई रिपोर्ट, इसे हम बोलते हैं अर्नस्ट एंड यंग। इस रिपोर्ट के अनुसार किस साल तक भारत $26 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन जाएगा?
तो दोस्तों इसने अनुमान लगाया है कि भारत 2047 तक 2047 तक भारत $26 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी भारत की जो इकोनॉमी है वो $3 ट्रिलियन पर चल रही है। अभी बहुत तेजी से भारत जो है आगे बढ़ने वाला है। दोस्तों यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों भारत का जब 100 साल हो जाएगा तो इन्होंने अनुमान लगाया है कि भारत $26 ट्रिलियन तक पहुंचेगा। अर्नेस्ट एंड यंग जो रिपोर्ट है इसने 2011 में इस रिपोर्ट को लॉन्च किया था। दोस्तों ये जो आंकड़े हैं किस पे प्रकाशित किए गए हैं, इसे किस रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है इंडिया एट 100 रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ 26 ट्रिलियन इकोनॉमी। क्लियर? दोस्तों यहां पर और भी महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। तो भारत की जो भी प्रेजेंट इकोनॉमी वो 3 ट्रिलियन की है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि भारत की जो इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। अभी मैंने आपको कुछ दिनों पहले भी बताया था कि बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने ऐसी भविष्यवाणी की है कि 2030 तक भारत जो है जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ देगा और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी दुनिया में भारत किस स्थान पर है आर्थिक। अभी मैंने आपको बताया था कुछ दिनों पहले, तो भारत प्रेजेंट में दुनिया की किस नंबर की इकोनॉमी है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो दो प्रश्न आपके बनेंगे। पहला प्रश्न तो यह बनेगा कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। दूसरा प्रश्न यह बनेगा ये जो नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया ये किस राज्य में है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में है कांगेर। दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं तो आपको ये जो बैट है देखिए पूरा गुलाबी रंग का है, देख पा रहे हैं आप? ये पूरी तरीके से गुलाबी रंग का, नारंगी रंग का, गुलाबी कह रहा हूं मैं, नारंगी रंग का आपको देखने को मिल रहा है। और छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के कहां पर? पराली बोडल गांव में केले के बागान में देखा गया है। इसे बोलते पेंटेड बैट, इसे पेंटेड बैट भी कहा जाता है। क्लियर है? ये एक रेयर ऑरेंज कलर्ड बैट है। दोस्तों इस पेंटेड बैट का यदि आपसे साइंटिफिक नाम पूछा जाए तो आप बताइएगा। इसका नाम है केरीवोला पिक्टा। क्या नाम है इसका? केरीवोला पिक्टा। मैं आपको बता दूं ये जो स्पीसीज है ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में क्लासिफाई की गई है। ये प्रजाति कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? बर्मा में, चीन में, कंबोडिया में, मलेशिया में, नेपाल में, श्रीलंका में, ये बहुत सारे देशों में ये स्पीसीज पाई जाती है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात आई है, 1982 में इसकी स्थापना हुई है। इसका नाम कांगेर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो नेशनल पार्क है ये कांगेर नदी से किनारे पे बसा हुआ है और यह पार्क छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में आता है। किस जिले में आता है? बस्तर डिस्ट्रिक्ट में आता है। छत्तीसगढ़ के और भी राष्ट्रीय उद्यान में आपको बता दूं तो एक है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी, नेशनल पार्क से रिलेटेड प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। मेरे पास 20 जनवरी 2023 के रिजल्ट मौजूद है। रघुवीर कुमार चौधरी, आर के पटेल, अमित सिंह राजपूत, प्रियंका पवार और शीनू कपूर, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने डेली करंट अफेयर्स के टेस्ट में आज टॉप किया है। ये टेस्ट कहाँ पे होता है मेरे प्यारे साथियों? तो ये होता है डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। यहीं पर आपको इसका वीडियो, डेली करंट अफेयर्स का वीडियो, पीडीएफ, क्विज, सब कुछ यहीं पे फ्री में मिल जाता है। जैसे सीजीटी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो ये वाला जो ब्लू कलर का आप देख पा रहे हैं इस पट्टी को क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स का वीडियो, पीडीएफ और क्विज एक ही स्थान पर मिल जाएगा। हाल ही में हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया है। ये किस देश के क्रिकेट खेलते थे? तो हाशिम अमला जो थे दक्षिण अफ्रीका के लिए क्रिकेट खेलते थे, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर थे। इन्होंने झटके से सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है।
ये आप देख पा रहे हैं, ये है हाशिम अमला जो कि साउथ अफ्रीका के लिए खेलते थे। हाशिम अमला की बात करें तो अब तक दूसरे सबसे अधिक टेस्ट रन स्कोरर रहे हैं और इन्होंने अभी हाल ही में सारे फॉर्मेट से संन्यास लिया है। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले पहले और एकमात्र दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज हैं हाशिम अमला। दोस्तों यहाँ पे साउथ अफ्रीका की बात आई है तो जरा साउथ अफ्रीका की लोकेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये है साउथ अफ्रीका, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप है। यहाँ पर है लेक विक्टोरिया। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, कमेंट बॉक्स पे बताइए। ये आप मेडिटेरियन सी देखिए, भूमध्य सागर जो अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। ये रेड सी है, लाल सागर है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो कौन कौन सी लाइन गुजर रही हैं, जरा देखिए। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजर रही है, इक्वेटर गुजर रही है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से गुजरती हैं, ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में 2022 के प्रमुख दिवस और उसकी थीम को पढ़ेंगे, क्योंकि थीम बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे और इसकी थीम है इक्वालिटी। 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस और इसकी थीम है गोल्डन विक्ट्री ईयर। 7 नवंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, क्लोज द केयर गैप, ये इसकी थीम है। 14 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज डे, एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो, इसकी थीम है। 13 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड साइट डे, लव योर आइज, इसकी थीम है। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे और इसकी थीम है लीव नो वन बिहाइंड, किसी को भी पीछे ना छोड़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अरुणा मिलर यूएसए की किस राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी हाल ही में बनी है और इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लिया है और पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं। तो अरुणा मिलर जो है, याद रखिएगा, मैरीलैंड, तो यूएसए के मैरीलैंड राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में इन्होंने अभी ओथ ली है। ये भारतीय अमेरिकी हैं, आप याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो यहां पर अरुणा मिलर देख पा रहे हैं, ये है अरुणा मिलर। 19 जनवरी 2023 को मैरीलैंड यूएसए में लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने ओथ ली है। मैरीलैंड हाउस की ये पहले रिप्रेजेंटेटिव हैं, पूर्व प्रतिनिधि हैं और मैरीलैंड राज्य की 10वीं लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है, 10th नंबर की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। दोस्तों हाल ही में चर्चा में रही जो महिला है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। हाल ही में भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी बनी है, इनका नाम है जननी रामचंद्रन। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था। 17 जनवरी 2023 को अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ऑकलैंड सिटी काउंसिल के सदस्य के रूप में शपथ लिया है और सबसे कम उम्र की है ये और पहली एलजीबीटी अश्वेत महिला बन गई है। ठीक है, सबसे पहली अटॉर्नी बनी है जो कि भारतीय अमेरिकी है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में नीलमणि फूकन का निधन हो गया, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो नीलमणि फूकन का निधन हुआ है, यह किस भाषा के कवि थे, तो ये असमिया भाषा के कवि थे नीलमणि फूकन। ये आप देख पा रहे हैं नीलमणि फूकन, इनको एक पुरस्कार मिला था, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, 56 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था जो कि लिटरेचर का सबसे बेस्ट पुरस्कार है। 19 जनवरी 2023 को इनका निधन हुआ है। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में यहाँ पर हम विश्लेषण करेंगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8वीं शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची है, वहां पर 22 भाषाएं हैं। तो किसी एक भाषा में लिखने वाले को यह पुरस्कार दिया जाता है।
दोस्तों इसमें राशि कितनी मिलती है? तो 11 लाख रुपए की राशि मिलती है। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। मलयालम के लेखक जी शंकर कुरूप को मिला था। 2022 में आपसे पूछा जा सकता है यह पुरस्कार किसे मिला? तो याद रखना, दामोदर माउजो। ठीक है, आप याद रखना, ज्ञानपीठ जो है माउजो जी को मिला था कोंकणी भाषा के लिए ना। मौजो लिखा है, मौजो आपको शायद याद रहेगा। अप्रैल 2023 में किस शहर में पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो अप्रैल 2023 में किस शहर में? न्यू दिल्ली में। कहां पर? न्यू दिल्ली में पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। दोस्तों 10 से लेके 12 अप्रैल 2023 तक नई दिल्ली में चलने वाला है पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव? तो इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग टुगेदर ग्लोबल बिजनेस लीडर एंड मेक अ पॉलिसी, ताकि क्या किया जा सके, हमारे भारत में पर्यटन को और बढ़ाया जा सके। और दोस्तों वैश्विक व्यापार जगत के नेताओं और नीति निर्माताओं को एक साथ लाने का एक प्लेटफॉर्म भी ये बनता है। दोस्तों इस संबंध में मंत्रालय ने 17 जनवरी 2023 को चंडीगढ़ में एक रोड शो भी आयोजित किया था। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट में भारत के टूरिस्ट मिनिस्टर कौन है, तो ये हैं जी किशन रेड्डी, और ये कल्चरल मिनिस्टर भी है, ये संस्कृति मंत्री भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए हाल ही में हुए सम्मेलन को यहां पर डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022 गोवा में हुआ है। वायु पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन श्रृंखला 2022 भुवनेश्वर में हुआ है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 न्यू दिल्ली में हुआ। कहां पर हुआ है? न्यू। भारत में G20 शेरपा बैठक 2022 उदयपुर में हुआ है। जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन हैदराबाद में हुआ है। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस 2022 अबू धाबी में हुआ। दोस्तों आप सच बताना, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक की क्लास का, कि आपको दोनों माध्यम में क्लास मिल रहा, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम। दुनिया की सबसे उम्र दराज महिला ल्यूसिल रैंडन का निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से था? तो दुनिया की सबसे उम्र दराज महिला 118 वर्ष की थी, ल्यूसल रैंडल, और ल्यूसल रैंडन का निधन हुआ। यह फ्रांस देश की है। किस देश की है? फ्रांस देश की है। ये है रैंडन, आप देख पा रहे हैं दोस्तों। 118 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है, और इनका जन्म 1904 में हुआ था, 11 फरवरी को दक्षिणी फ्रांस में हुआ था। आज का आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने है। 2023 में G20 देशों के संसद अध्यक्षों का P20 सम्मेलन कौन सा देश आयोजित करेगा? तो P20 का मतलब होता है दोस्तों पार्लियामेंट 20, तो भारत इसका क्या करेगा? आयोजित करेगा 2023 में P20 सम्मेलन। दोस्तों अभी थिंक 20 हुआ था जो कि भोपाल में हुआ था। थिंक 20 भी G20 के संदर्भ में ही किया गया था। तो इस प्रकार से अलग अलग इसके पार्ट्स जो हैं G20 के, और डीप अगर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो आप बता सकते हैं। तो P20 सम्मेलन भी भारत में होगा। ठीक है दोस्तों, भारत की संसद 2023 में G20 देशों के संसद अध्यक्ष, यानी विभिन्न जो G20 देश के जितने भी मेंबर्स हैं, तो उनके पार्लियामेंट के अध्यक्ष, जैसे हमारे पार्लियामेंट के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, तो वैसे G20 जितने भी देश हैं जो इसके मेंबर हैं, उनके संसद अध्यक्ष आएंगे, उनके स्पीकर्स आएंगे, पार्लियामेंट स्पीकर्स आएंगे, और इस मंच के माध्यम से वैश्विक मुद्दों को हल करने का प्रयास किया जाएगा। 2022 में भी हुआ था। तब 2022 में G20 कहां हुआ था? जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ, और लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। तब उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। साथियों करंट अफेयर्स की रसमलाई आ गई है। 10 प्रश्न आपके खत्म हो गए हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने हंसराज गंगाराम अहिर। कौन सा राज्य अलग
दिव्यांग विभाग की स्थापना करेगा? तो ये सबसे पहला राज्य है महाराष्ट्र। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखिए। दवाई पहुंचाने के लिए पहला ड्रोन स्टेशन किस राज्य में बनाया जाएगा? मेघालय राज्य में। 2022 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला विषय क्या है? तो यह है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग सबसे ज्यादा सर्च किया गया था। दोस्तों, आपने जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा है, मैं डेली उसका टेस्ट लेता हूं। ये आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए होता है, आप कितने एकाग्र होकर के पढ़ते हैं। इसलिए सबसे आखिरी में टेस्ट रखता हूं, जो ये बताता है कि आप कितने अच्छे से करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं। तो ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में विश्व स्तर पर मुकेश अंबानी का कौन सा प्लेस है? तो मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर है। मैड्रिड किस देश की कैपिटल है? तो मैड्रिड जो है स्पेन की राजधानी है। हेरत महोत्सव 2022 किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो हेरत महोत्सव मनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कांगेर कहां पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में। हाशिम अमला किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? तो हाशिम अमला किसके लिए खेलते थे? साउथ अफ्रीका के लिए। रुमेलीधर किस खेल से संबंध है? क्रिकेट से संबंध है इनका, जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया है। तो इनका किस देश से संबंध है? तो इंडिया की प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है, जो अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है 14 नवंबर को। नीलमणि फूकन किस भाषा के कवि थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? ये असमिया भाषा के कवि थे। केसरीनाथ त्रिपाठी किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? तो पहली बार ये पुरस्कार 1965 में दिया गया। 1965 में यह पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, अब हम 20 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, जो आपने कल पढ़ा है। तो ये भी आपका टेस्ट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है। सबसे पहले स्थान पर अमेरिका है। पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। Which country's prime minister Jacinda Ardern has resigned from her post? She was prime minister, तो कहां की प्राइम मिनिस्टर थी? न्यूजीलैंड। सबसे कम उम्र में वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यह है शुभमन गिल। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस 2023 कब मनाया गया? 19 जनवरी को मनाया गया। किसने LHS 475b नाम का एक एक्सोप्लैनेट की खोज की है? तो नासा ने। किसने अपनी आत्मकथा ओरन वेशंथिनेते कथा के लिए पहला फेडरल लिटरेरी अवार्ड जीता है? तो यह है के वेणु। विथ विच कंट्री इंडिया हैज ऑर्गेनाइज्ड द 5th फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी डायलॉग? तो हाल ही में साउथ कोरिया के साथ इन्होंने 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की है। कितने नंबर आए आप लोगों के? ठीक है। बदरा अलियूजोफ, हाल ही में इनका निधन हो गया। ये किस देश के उपराष्ट्रपति थे? तो ये गैम्बिया के राष्ट्रपति थे। किसके? गैम्बिया के। हाल ही में किसने वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के लिए तकनीक को लॉन्च किया है? तो ये है अल्केश कुमार शर्मा। कैसा लग रहा आप लोग को पढ़ के? जरूर बताइएगा। अपना पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कमेंट रखिए, है ना। दोनों ही कमेंट हमारे लिए डेली दीजिए। जो भी आपको खराब लगता है, जो अनुचित लगता है, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स पे, और जो अच्छा लगता है वो भी बताइए। दोस्तों, आज के स्टैटिक जीके के पिटारे में हम दिल्ली सल्तनत काल को समझने वाले हैं। इससे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिल्ली जो सल्तनत डायनेस्टी थी उससे रिलेटेड प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना।
गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो गजनी का वह कौन सा शासक था? तो ये था महमूद गजनी। महमूद गजनी के सभी आक्रमण 1000 से 1026 के बीच में हुए हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण था सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण। 1025-26 में हुआ था, जब ये सोना लेकर के सामान लूट के जा रहे थे, तब जाटों ने इन पर हमला किया। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का क्या उद्देश्य था? तो इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। Which important book was composed by the scholar Al-Biruni, who came to India at the time of Mahmud Ghaznavi's invasion of India? तो यह थी किताब उल हिंद। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज फारसी पर। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगरा नगर की स्थापना की गई है सिकंदर लोदी के द्वारा। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हो गई थी? तो चौगान पोलो खेलते हुए निधन हुआ। ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश के संस्थापक। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुव्वत, देखो कुव्वत लिखा हुआ है, यहाँ भी कुतुबुद्दीन लिखा है। कुतुब मीनार की भी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। इसको पूरा इल्तुतमिश ने कराया था। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में निम्नलिखित में किसके बीच हुई थी? तराइन का जो सबसे पहला युद्ध था वो हुआ था किसके बीच में? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। Which खलजी रूलर killed his father-in-law to sit on the throne of Delhi? आपने अगर वो मूवी देखी होगी, इसमें रणवीर सिंह थे। कौन सी मूवी थी वो? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, सबसे पहली महिला शासिका। सन 1329 और 1330 के बीच में किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, संकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी प्रचलित की? तो ये व्यक्ति थे मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था इनका? मोहम्मद बिन तुगलक। कैसा लगा दोस्तों आप लोग को पिटारा? एक महत्वपूर्ण जानकारी। हमने आपके लिए जीएस फाउंडेशन कोर्स बैच लॉन्च किया है। 23 जनवरी से शुरू होने वाला है। कूट एप्लीकेशन पर शुरू होगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा यह क्लास। लक्ष्य की तरफ आपका पहला कदम। यहाँ पे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, बाइलिंगुअल क्लास नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, यूज कोड RGCGT टू गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट इन दीज कोर्सेस। ठीक है, आप मेरी डेली रेफरेंस की क्लास देखते हैं तो यू कैन गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों आप PDF टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हैं, उससे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथियों अब चलने का समय हो गया है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। चलिए दोस्तों, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना। और ये जो आपकी प्यारी सी फैमिली है, इसको और ज़्यादा बड़ा करो और लोगों को जोड़ो, ताकि आपकी जो फैमिली है, आपका जो परिवार है, और भी बढ़ता जाए। डेली सुबह 6 बजे लाइव आना है। डेली सुबह 6 बजे नियम बनाओ, सुबह उठना है। आप मेरे लेक्चर को सुनेंगे तो अपने आप जग जाएंगे, पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह आपको ज्ञान मिल जाता है तो आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है। तो दोस्तों अब इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलूंगा सुबह 6 बजे इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।